हेलो एवरीवन, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम साइंस का रिवीजन करने वाले हैं और आजकल हम 10th क्लास की एनसीईआरटी को रिवाइज कर रहे हैं और ये इसका पार्ट 5 है। और यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी की। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट की। तो जब भी किसी कंडक्टर जैसे कि आपका मेटालिक वायर हो गया, इसके थ्रू जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है तो हम कहते हैं कि इस कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है, इसमें करंट है। तो जब भी चार्ज फ्लो करते हैं तब क्या है, आपका करंट जनरेट होता है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। और यदि हम बात करें एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, तो जो इलेक्ट्रिक करंट है इसके एसआई यूनिट होते हैं एम्पियर। और यदि हम बात करें इलेक्ट्रिक सर्किट की, सो अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक करंट का एक कंटिन्यूअस और क्लोज्ड पाथ जो है उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। अब मान लीजिए कि चार्ज क्यू किसी पर्टिकुलर एरिया में फ्लो कर रहा है टाइम टी में, तो वहां पर जो करंट होगा उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, दैट करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो हम इसको लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। जो आपका क्यू है या आपका चार्ज है और टी क्या है, टाइम है। यदि हम चार्ज के एसआई यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हम इलेक्ट्रिक चार्ज को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो किसी पर्टिकुलर एरिया में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज वहां से फ्लो कर रहा है इन टाइम टी, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और हम इसको कैसे लिखते हैं, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। नेक्स्ट पॉइंट है दैट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने अभी बात की थी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है इसके यूनिट एम्पियर होते हैं। इसी के साथ आपको याद रखना है कि किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं उसको हम एमीटर कहते हैं। और जो आपका एमीटर है, इसको हम किसी भी सर्किट में जहां पर कि हमने करंट को मेजर करना होता है, हम इसे यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो आपको ये चीज भी याद रखनी है कि जो एमीटर है इसे हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मतलब कि पर यूनिट चार्ज पर आपको कितना वर्क करना पड़ रहा है उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। मान लीजिए आपके पास चार्ज क्यू है जो कि आपका इन्फिनिटी पर है और आपने इस चार्ज को यहाँ से इस पॉइंट पर लाना है और मान लीजिए आपका ए पॉइंट है, ठीक है। तो आपने इस चार्ज को यहाँ से इस पॉइंट पर लाना है। तो इस चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट ए पर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये जो वर्क होगा ये आपका चार्ज पर डिपेंड करेगा। मतलब कि यदि आपका चार्ज ज्यादा होगा तो आपको ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा और यदि आपका चार्ज कम होगा तो आपको कम वर्क डन करना पड़ेगा। मतलब कि जो आपका वर्क डन है वो आपका चार्ज पर डिपेंड करेगा। तो इस चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक मूव करने के लिए जो आपने वर्क डन किया, इसी चीज को हम क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है आपका, ये आपका वर्क डन है पर यूनिट चार्ज। मतलब कि पर यूनिट चार्ज पर आपको कितना वर्क डन करना पड़ा, दैट इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज। अब जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसे हम वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं, जिसे कि हम V से डिनोट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं दैट V इज इक्वल टू W अपॉन Q। अब यदि हम इसके यूनिट की बात करें तो इसके यूनिट होते हैं जूल कूलम इनवर्स और इसके लिए एक अलग नाम भी दिया गया है जो है आपका वोल्ट्स। अब यदि हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, सो इट इज अ डिफरेंस इन पोटेंशियल्स एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। तो दो डिफरेंट पॉइंट्स पर जो पोटेंशियल होगा उसकी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब मान लीजिए कि आप किसी चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट ए पर ला रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपका वर्क डन होगा वो इसको WA से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, आपका WA अपॉन Q, ठीक है। और मान लीजिए कि हम उस सेम चार्ज को कहाँ से लेके आए, इन्फिनिटी से पॉइंट बी पर लेके आए। तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा उसको हम WB से डिनोट कर लेते हैं और जो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा आपका WB अपॉन Q। अब मान लीजिए कि आप इस चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए पर लाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्या देखोगे, आप देखोगे कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ठीक है। तो जो पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, दैट इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कि इस चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लाने के लिए कितने पोटेंशियल की जरूरत है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो ये जो डिफरेंस होगा इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे।
अब यदि हम बात करें कि हम पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे मेजर कर सकते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसे कि हम वोल्टमीटर कहते हैं। और आपको याद रखना है कि जहां पर हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं, तो वहां पर हम वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जो वोल्टमीटर है उसे कैसे कनेक्ट किया जाता है, उसे पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ओहम्स लॉ की। तो जो ओहम लॉ कहती है दैट द पोटेंशियल डिफरेंस V across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it। मतलब कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। तो हम लिख सकते हैं दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम इसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं दैट V अपॉन I इज इक्वल टू R। ठीक है। और यहाँ पे जो R है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और हम लिख सकते हैं दैट V इज इक्वल टू I R। तो यहाँ पर जो आपका V है आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट है, और जो R है आपकी क्या है, रेजिस्टेंस है। अब यदि हम रेजिस्टेंस की बात करें, सो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। तो ये कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू ये चार्जेस के फ्लो को रेजिस्ट करती है। यदि हम इसके एसआई यूनिट की बात करें, तो इसके एसआई यूनिट ओहम होते हैं, जिसे कि हम ग्रीक लेटर ओहम से रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं। और इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं दैट इज रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन I। इसी के साथ इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं दैट इज योर I इज इक्वल टू V अपॉन R। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो आपका करंट है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। तो यदि हम रेजिस्टेंस को डबल कर देंगे तो जो आपका करंट है क्या है, हाफ हो जाएगा। ठीक है। तो आपने इस पॉइंट को भी नोट रखना है कि जो आपका करंट है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। और इसी के साथ आपको याद रखना है कि हमारे पास एक डिवाइस होता है रियोस्टेट, जिसका यूज किया जाता है किसी सर्किट में रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए। तो इन सभी पॉइंट्स की हमने अभी बात कर ली कि जो आपके रेजिस्टेंस है इसके एसआई यूनिट ओहम होते हैं। और यहाँ पे एक और पॉइंट आ जाता है कि अ कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। मतलब कि बिना वोल्टेज सोर्स को चेंज किए करंट को रेगुलेट करने के लिए हम जिस कंपोनेंट का यूज करते हैं उसे हम वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। इसी के साथ हमने बात की थी रियोस्टेट की, कि जो आपका रियोस्टेट है इसका यूज किया जाता है टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। मतलब कि सर्किट में रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए किसका यूज किया जाता है, रियोस्टेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि जो कंडक्टर की रेजिस्टेंस है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो जो आपकी रेजिस्टेंस है या आपकी लेंथ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर और मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करती है। तो आप इन तीनों पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेंगे कि जो आपकी रेजिस्टेंस है ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी के साथ यदि हम बात करें तो जो रेजिस्टेंस है आपके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं दैट R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। ठीक है। और यहाँ से इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम इसे रो से रिप्लेस कर देंगे, जो कि आपका यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं दैट R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। और जो आपका रो है ये क्या है, आपकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है। और इसके यदि हम बात करें कि रेजिस्टिविटी के यूनिट क्या होते हैं, तो इसके यूनिट होते हैं ओहम मीटर। तो आपको याद रखना है कि जो आपकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है इसके यूनिट क्या होते हैं, इसके यूनिट होते हैं ओहम मीटर। नेक्स्ट हमारे पास अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो हमारा पहला पॉइंट है दैट द मेटल्स एंड अलॉयज हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ 10 टू द पावर -8 ओहम टू 10 टू द पावर -6 ओहम। मतलब कि जो मेटल्स और अलॉय होते हैं इनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। और यदि हम इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज रहती है 10 टू द पावर -8 ओहम टू 10 टू द पावर -6 ओहम। नेक्स्ट पॉइंट है दैट अलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज readily at high temperature, so they are commonly used in electric heating devices like electric iron, toaster, etc. मतलब कि जो आपके अलॉयज हैं ये हाई टेम्परेचर पर जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, तो इसलिए इनका यूज इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस में किया जाता है। जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, टोस्टर हो गया, तो यहाँ पर आपका अलॉयज का यूज किया जाता है क्योंकि ये क्या है, हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो आपका टंगस्टन है इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब के जो फिलामेंट्स होते हैं। और जो आपका कॉपर और एल्यूमिनियम है इनका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइंस में।
तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आए कि जो आपके इलेक्ट्रिक बल्ब्स के फिलामेंट होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं, वहां पर किसका यूज किया जाता है, तो ये आपके टंगस्टन के बने होते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे रजिस्टर्स इन सीरीज की। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब भी हम रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो वहां पर जो टोटल रेजिस्टेंस होगी वो कितनी रहेगी। सो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सेवरल रजिस्टर्स इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो जब भी हम रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जो आपकी टोटल रजिस्टेंस रहती है ये इन सभी रजिस्टेंस का सम होता है। तो हम लिखेंगे दैट R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आपको याद रखना है कि जब भी जो रजिस्टर होंगे जब वो सीरीज में कनेक्ट किए जाएंगे तो वहां पर जो टोटल रजिस्टेंस होगी ये इन सभी रजिस्टेंस का सम होगी। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे रजिस्टर इन पैरेलल की। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब भी हम रजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो जो टोटल रजिस्टेंस होगी उसे हम कैसे देते हैं। सो अ सेट ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल हैज एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Rp इज गिवन बाय 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, तो हम कह सकते हैं that the reciprocal of the equivalent resistance of a group of resistances joined in parallel is equal to the sum of the reciprocal of the individual resistance। तो हम कह सकते हैं कि जब भी हम रजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी इसका जो रेसिप्रोकल होगा दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। सो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट passes through a conductor like a high resistance wire, the conductor becomes hot after some time and produces heat. This is called heating effect of electric current। मतलब कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी हाई रेजिस्टेंस वायर जैसे कि आपका नाइट्रो वायर हो गया वहां से पास करता है तो जो वायर है ये बहुत हॉट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी और हीट प्रोड्यूस करेगी। तो इसी चीज को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो आपने याद रखना है कि जब भी किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो कुछ टाइम के बाद वो क्या है, गर्म हो जाता है और हीट प्रोड्यूस करता है, तो उसको हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जब आपने बल्ब को काफी टाइम तक ऑन करके रखा होता है और यदि उसके बाद आप उससे हाथ लगाते हो, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि वो गर्म होता है। तो किस वजह से होता है, आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से होता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस फॉर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है द इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटल एंड इलेक्ट्रिक हीटर आर सम डिवाइसेस बेस्ड अपॉन जूल्स हीटिंग। ये जितने भी डिवाइसेस हैं आपके जूल्स हीटिंग पर बेस्ड हैं। यदि हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की बात करें तो ये बोलती है दैट इज योर हीट प्रोड्यूस्ड बाय अ रजिस्टर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, यहाँ पर जो आपका आई है आपका करंट है, आर आपकी रेजिस्टेंस है और टी आपका टाइम है। तो जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है ये कहती है दैट द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस and it's directly proportional to the resistance of a given current and also it is directly proportional to the time for which the current flows through the resistor। तो जो आपकी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है ये कहती है दैट द हीट प्रोड्यूस्ड इन द रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। कि जो आपकी रजिस्टर में हीट प्रोड्यूस हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ करंट के। और इसके साथ ये कहती है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके रेजिस्टेंस के और जो आपकी हीट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके टाइम के। तो आपको याद रखना है दैट इज योर H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसी के साथ जो नेक्स्ट पॉइंट है कहता है कि जो इलेक्ट्रिक हीटिंग है इसका यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस लाइट एज एन इलेक्ट्रिक बल्ब। मतलब कि ये कहती है कि जो इलेक्ट्रिक हीटिंग है इसका यूज किया जाता है लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कि हम इलेक्ट्रिक बल्ब में लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो फ्यूज है इनका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में और ये करंट के फ्लो को रोक कर क्या करते हैं, सर्किट्स को, अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करते हैं। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो फ्यूज हैं हम इन्हें हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। मतलब कि जिस भी डिवाइस में फ्यूज का यूज होगा वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा। तो आपको याद रखना है कि जो फ्यूज है हम इन्हें हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर की। सो हम जानते हैं दैट द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, कि कार्य करने की क्षमता को हम पावर कहते हैं। So the rate at which the electric energy is dissipated or consumed in an electric circuit is called electric power। कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक एनर्जी किस रेट से कंज्यूम होती है उसको हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं।
और यदि हम इसके एसआई यूनिट की बात करें तो जो इलेक्ट्रिक पावर है इसके एसआई यूनिट होते हैं वॉट। इसके साथ जो आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी है इसके कमर्शियल यूनिट होते हैं किलोवाट आर। यदि हम बात करें कि 1 किलोवाट आर कितने जूल्स के बराबर होता है, तो जो आपका 1 किलोवाट आर है आपका 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स के बराबर होता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की। सो द रीजन अराउंड द मैग्नेट in which the force of magnet can be detected is said to have the magnetic field। मतलब कि मैग्नेट के अराउंड का वो रीजन जहां पर हम मैग्नेट की फोर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है और इसका ये साउथ पोल है। तो इस मैग्नेट के आसपास का जो रीजन है जहां तक कि हम इस मैग्नेट की फोर्स को डिटेक्ट कर पाएंगे वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कुछ लाइंस यहाँ पे नजर आ रही होंगी। तो ये जो लाइंस है इनको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है ये ऐसी क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं इस तरह की क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी के साथ अब यदि हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है आपके नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में मर्ज हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है क्या है, आपकी क्लोज्ड कर्व्स हैं। तो आपको याद रखना है कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है आपकी नॉर्थ से निकलती है और साउथ में मर्ज होती है और मैग्नेट के अंदर ये साउथ टू नॉर्थ चलती हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कैसी हैं, आपकी क्लोज्ड कर्व्स होती हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे राइट हैंड थंब रूल की। तो आप इमेजिन करो कि आपने अपने राइट हैंड में कोई करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर पकड़ा हुआ है और आपका जो थंब है वो आपका करंट की डायरेक्शन को पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी फिंगर्स होंगी जिसने की करंट कैरिंग कंडक्टर को रैप किया है वो फिंगर्स आपकी फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को प्रेजेंट करेंगी, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाएंगी। तो यहाँ पर जो आपका थंब है आपका करंट की डायरेक्शन को बता रहा है और जो आपकी फिंगर्स है आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रही है। तो इसी को हम राइट हैंड थंब रूल कहते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि सोलेनॉइड क्या होते हैं। सो अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स of insulated copper wire wrapped closely in the shape of cylinder is called a solenoid। मतलब कि जब भी हम सिलेंडर की शेप में कॉपर वायर को कॉइल की फॉर्म में जिसमें कि बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स होते हैं उसमें रैप करते हैं, क्लोजली रैप करते हैं, और ये शेप कैसी होती है, आपकी सिलेंडर शेप होती है, तो उसको हम सोलेनॉइड कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सोलेनॉइड है और इसका एक एंड नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है और दूसरा एंड इसका साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। और यदि हम इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखें तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है आपकी नॉर्थ पोल से निकल रही है और साउथ पोल में मर्ज हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपकी सोलेनॉइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनका पैटर्न कैसा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका सोलेनॉइड है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। तो ये चीज हमें बताती है कि सोलेनॉइड के अंदर जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो हर पॉइंट पर सेम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है दैट अ स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron when placed inside the coil। The magnet so formed is called an electromagnet। मतलब कि सोलेनॉइड के अंदर जो स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस होती है उससे हम क्या कर सकते हैं, किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका सॉफ्ट आयरन हो गया, तो जब हम सॉफ्ट आयरन को कॉइल के अंदर रखते हैं तो वो मैग्नेटाइज हो जाती है और ऐसे जो मैग्नेट बनती है उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की। तो ये रूल कहता है कि जब हम अपने लेफ्ट हैंड के थंब को, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को ऐसे स्ट्रेच करें कि ये सभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, मतलब कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तो यहाँ पर जो पहली फिंगर होगी ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाएगी और जो दूसरी फिंगर होगी आपकी करंट की डायरेक्शन को बताएगी और जो आपका थंब होगा ये आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन की तरफ पॉइंट करेगा। तो आपको याद रखना है कि जब हम लेफ्ट हैंड रूल की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपकी मिडिल फिंगर है वो आपका करंट की डायरेक्शन को बताती है और जो आपकी पहली फिंगर है यानी जो फोर फिंगर है ये आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है और जो आपका थंब है आपका मोशन या फिर फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, बताता है।
अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारी बॉडी में ऐसे दो मेन ऑर्गन हैं जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। और ये दो ऑर्गन हैं, हार्ट एंड ब्रेन। अब हमारी बॉडी के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी वजह से हम बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की इमेजेस को ले सकते हैं। ठीक है, मतलब कि उसके बेसिस पर हम अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की इमेजेस को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इस चीज के लिए हम जिस टेक्निक का यूज करते हैं उसे हम MRI कहते हैं, मतलब कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर की। तो जो इलेक्ट्रिक मोटर है ये एक रोटेटिंग डिवाइस है जिससे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। जो यह इलेक्ट्रिक मोटर है इसका यूज इलेक्ट्रिक फैंस, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, वॉशिंग मशीन्स, कंप्यूटर और MP3 प्लेयर्स ऐसी बहुत सारी चीजों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि जो आपके कमर्शियल मोटर्स होते हैं उनमें क्या यूज किया जाता है। तो जो आपके कमर्शियल मोटर्स हैं इनमें परमानेंट मैग्नेट की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है। और यहाँ पर जो करंट कैरिंग कॉइल्स होती हैं इनमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। और यहाँ पर सॉफ्ट आयरन कोर का यूज किया जाता है जिस पर कि आपकी कॉइल लपेटी जाती है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। तो हमें पता है कि जो करंट है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है क्या वो करंट को प्रोड्यूस कर सकती है। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज आता है, मतलब कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। और ये जो करंट प्रोड्यूस होता है इसे हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड में आपका चेंज आएगा तो ये चेंज क्या करेगा, करंट को इंड्यूस करता है। ठीक है, और ये जो फिनोमिना है इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं और इसे माइकल फेराडे के द्वारा डिस्कवर किया गया था। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे गैल्वेनोमीटर की। तो जो गैल्वेनोमीटर है इसका यूज किया जाता है किसी सर्किट में करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए, मतलब कि किसी सर्किट में करंट है या नहीं है इस चीज को जानने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। और जब भी जो गैल्वेनोमीटर है इसकी जो नीडल होगी, इसके जो पॉइंटर होगा, जब ये 0 पर होगा तो मतलब कि वहां पर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। लेकिन जब उसमें कोई करंट फ्लो कर रहा होगा तो जो आपकी नीडल है ये क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी, मतलब कि राइट या लेफ्ट की तरफ ये क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी। और ये किस तरफ को डिफ्लेक्ट करेगी ये करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की। तो जो आपका फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है बोलता है कि जब हम अपने राइट हैंड के थंब को, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को ऐसे स्ट्रेच करें कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो यहाँ पर जो आपका थंब है ये आपका कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन को शो करेगा और जो आपकी मिडिल फिंगर है ये आपके इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को बताएगी और जो आपकी फोर फिंगर है आपकी मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका थंब है ये आपका मोशन को शो करता है और जो आपकी फोर फिंगर है आपकी मैग्नेटिक फील्ड को और जो आपकी मिडिल फिंगर है आपके करंट की डायरेक्शन को शो करती है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर की। तो जो आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड है और इलेक्ट्रिक जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी का यूज किया जाता है कंडक्टर को रोटेट करने के लिए इन मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो आपको याद रखना है कि जो जनरेटर है वो आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करते हैं, बेस्ड हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे AC और DC की। तो जो आपका अल्टरनेटिंग करंट है ये आपका इक्वल टाइम इंटरवल्स पर अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। ठीक है, और दूसरी तरफ जो आपका डायरेक्ट करंट है ये अपनी डायरेक्शन कभी चेंज नहीं करता है, मतलब कि ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स की। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे घरों में जो AC सप्लाई आती है वो आपकी 220 वोल्ट की होती है और उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी रहती है, 50 हर्ट्ज रहती है। अब जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की जाती है इसमें से जो एक वायर होती है ये आपकी रेड इंसुलेशन वाली होती है जिसको कि हम लाइव वायर कहते हैं। दूसरी हमारे पास एक और वायर होती है जो कि आपकी ब्लैक इंसुलेशन के साथ होती है, तो ये आपकी न्यूट्रल वायर रहती है और इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है आपका 220 वोल्ट का रहता है। इसी के साथ एक और वायर आती है ग्रीन इंसुलेशन के साथ, इसे हम अर्थ वायर कहते हैं। जो आपकी अर्थ वायर होती है इसको क्या करते हैं, घर के नजदीक जमीन के अंदर मेटल प्लेट के साथ कनेक्ट कर देते हैं और ये क्या है, सेफ्टी मेजर की तरह काम करती है। स्पेशली ये क्या करती है, ऐसे अप्लायंसेस जिनकी की मेटालिक बॉडी है ये इनको प्रोटेक्ट करती है, इनको सेफ रखती है।
नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज की। तो जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है ये किसी सर्किट में डैमेज को प्रिवेंट करता है जो कि आपका ओवरलोडिंग की वजह से होता है। मतलब कि जो आपके इलेक्ट्रिक फ्यूज हैं ये हमारे अप्लायंसेस को, सर्किट्स को ओवरलोडिंग की वजह से जो डैमेज होते हैं उससे प्रिवेंट करता है, उससे रोकता है। अब यदि हम बात करें कि ओवरलोडिंग कैसे होती है, तो जब कोई लाइव वायर आपकी न्यूट्रल वायर के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आती है तो ओवरलोडिंग हो जाती है। ऐसे केस में ऐसा होता है कि जो आपकी करंट की सप्लाई है वो एकदम से इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो ऐसे में जो आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज है क्या करता है, हमारे अप्लायंसेस को, हमारे सर्किट को क्या है, पॉसिबल डैमेज से बचाता है, उसे प्रोटेक्ट करता है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।